और सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने वाली है। लोक भवन में सुबह 9:30 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक में अनुपूरक बजट पर मोहर लगेगी। इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर भी मंजूरी मिल सकती है। कुछ और भी प्रस्ताव है जिन पर आज मोहर लग सकती है। तो सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करेगी, लेकिन उससे ठीक पहले 9:30 बजे बैठक होगी कैबिनेट की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। साथ ही अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर भी आज कैबिनेट की बैठक में मोहर लगेगी। वहीं मानसून सत्र के पहले दिन योगी सरकार ने लव जिहाद पर विधेयक पेश किया था और योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश किया और अपराधों में सजा दोगुनी करने का प्रस्ताव रखा गया। यूपी में लव जिहाद जैसे अपराधों पर योगी सरकार ने और कड़ी सजा करने का फैसला किया है। लव जिहाद में आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव भी पेश किया गया। कई अपराधों में सजा दोगुनी तक कर दी गई है और लव जिहाद के तहत में नए अपराध भी शामिल किए गए, जिसमें ताउम्र जेल का प्रावधान भी किया गया है। तो लव जिहाद के मामलों में उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। कल विधेयक पेश किया गया। पेपर लीक के खिलाफ यूपी में सख्त कानून बनाने की तैयारी है। योगी सरकार ने विधानसभा में पेपर लीक के खिलाफ विधानसभा में बिल पेश किया, जिसमें 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की कारावास की सजा तक का प्रावधान तय किया गया। – 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने फील्डिंग शुरू कर दी है। बीजेपी अपने खिसके जनाधार को दोबारा से हासिल करने के लिए करीब 56% ओबीसी वोट बैंक पर फोकस कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने सियासी आधार को पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तक सीमित रखने के बजाय उसे विस्तार देने की कोशिश में जुटी हुई समाजवादी पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच शहमात का खेल चल रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भले ही 2 साल से ज्यादा का समय बाकी हो, लेकिन सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी अपने खिसके जनाधार को दोबारा से हासिल करने के लिए ओबीसी और दलित समुदाय पर फोकस कर रही है और मीटिंग मंथन से जो पिछड़े बिछड़ गए हैं उसे जोड़ने की कवायद हो रही है। इसको देखते हुए आज बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। मीटिंग में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। इस मीटिंग में ओबीसी वर्ग को एकजुट करने का संदेश दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से ओबीसी पर केंद्रित हो गई है, जिनकी आबादी करीब 56% है। अब इसे साधने के लिए सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए साफ साफ कह दिया, पिछड़े समाज को बांटने की साजिश हो रही है। वे ताकतें जानती थी कि अगर ये समाज ऐसे ही पराक्रमी रहा, ऐसे ही पौरुष से भरपूर रहा, तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई आक्रांता भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। और इसके लिए उन्होंने साजिश रची, आपस में लड़ाने की साजिश रची, आपस में ही एक दूसरे को भिड़ाने की साजिश रची, और परिणाम हम सबके सामने है। आप में इस समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है। बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना, हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो, यह महत्वपूर्ण है। अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम में ओबीसी वोटर्स की भूमिका देखें तो समाजवादी पार्टी ने 37 ओबीसी कैंडिडेट उतारे, जिसमें से 20 की जीत हुई।
यानी स्ट्राइक रेट 54% रहा, जबकि बीजेपी ने 26 प्रत्याशी उतारे और सिर्फ 10 की जीत हो पाई, यानी स्ट्राइक रेट महज 38% रहा। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट समाजवादी पार्टी से 16% कम रहा। और इस चुनावी परिणाम पर केशव प्रसाद मौर्य ने पहली बार बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अति आत्मविश्वास की वजह से चुनाव में बीजेपी बेहतर नहीं कर पाई। थोड़ी सीटें झूठ बोल करके, गुमराह करके इसलिए ये दल ले गए, क्योंकि हम लोगों ने जो मेहनत करनी चाहिए थी, अति आत्मविश्वास में कई बार हम फंसे हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ, थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से बने सियासी माहौल को 2027 तक बरकरार ही नहीं रखा जाए, बल्कि 2024 से मिले वोट शेयर को बढ़ाया जाए। इसके लिए ही माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति करके ब्राह्मण समुदाय को रिझाने की कोशिश है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। यानी एक तरफ अखिलेश यादव बीजेपी के सवर्ण वोट में सेंधमारी की कोशिश में है, तो बीजेपी अपने पिछड़े वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर गोंडा से है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं जानता हूं बीजेपी अब मुझे दोबारा मौका नहीं देगी। मैं जानता हूं। क्यों? अच्छा, देती है, मान लेते हैं, क्यों नहीं देगी? अगर देती है तो मान लेते हैं, देती है। अगर देती है तो मैं मुंगेरी लाल का सपना देखने वाला व्यक्ति नहीं हूं। पार्टी आपको मौका नहीं देगी यार, पार्टी के वरिष्ठ। अरे नहीं देगी, अरे 7 बार सांसद रही है नेताजी। भैया मैं मुंगेरी लाल का सपना नहीं देखता। खबर लखनऊ से है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से मिली हुई है और एसपी बीजेपी का सहयोग करती है। देखिए, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिली है, उसका सहयोग करती है। आप उठा के देखिए कि परसों तक भारतीय जनता पार्टी या सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी चिल्ला रही थी कि हम आरक्षण का मुद्दा लेके आएंगे, चिल्ला रही थी ना, पिछड़ों की पीडीए की बात कर रही थी, और सदन में आते आते आरक्षण भूल गया। अब कहा हो गया, बिजली का मुद्दा आ गया है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी को कुछ भी पता नहीं है, पर्ची लिखकर कुछ लोग देते हैं, वही राहुल गांधी बोलते हैं। लगता है कि राहुल जी को कुछ पता नहीं है, उनके पास कुछ पर्ची मास्टर हैं जो पर्ची लिख के उन्हें दे देते हैं, वो उनको बोल देते हैं। ये जितने भी पर्ची मास्टर हैं, इन्होंने राहुल गांधी जी को बर्बाद कर दिया है। इन्हें समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी तारक मेहता के चश्मा जैसे सीरियल में बोलने नहीं जा रहे हैं, देश की संसद में बोलने जा रहे हैं। ये भारत की संसद है, ये विमर्श का स्थान है। यहाँ बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, लॉजिकली बोलना चाहिए। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसका कोई रेलिवेंट नहीं है। सारे पर्ची मास्टर मिलकर के राहुल गांधी जी को बर्बाद किए जा रहे हैं। वहीं लोकसभा की कार्रवाई में आज वित्त मंत्री बजट पर चर्चा पर जवाब देने वाली हैं और दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में करीब जवाब देंगी। तो निर्मला सीतारमण आज बजट को लेकर जो सवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए गए थे, उन सभी सवालों का आज जवाब देंगी। और खबर प्रयागराज से है, जहां पर कांग्रेस नेता को 7 साल की सजा हो गई है। जमीन मामले में रामकृपाल कोल को सजा हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है पूर्व विधायक को सजा।
तो मेजा सीट से विधायक रहे हैं रामकृपाल कोल। और नोएडा में 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे। 31 जुलाई और साथ ही 1 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे। यह फैसला लिया गया। कांवड़ यात्रा को लेकर स्कूल बंद रखने का जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है। और बलिया में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारा गया। मनियार में चल रही थी कच्ची शराब की भट्टी। पुलिस पर वसूली करने का भी आरोप लगा है। शराब तस्करों के कबूलनामे का वीडियो भी सामने आया है। 250-300 कच्ची शराब भट्टी तस्कर हर भट्टी से महीने में 3 से 4 हजार रुपए की वसूली तस्कर थानेदार को दिया करते थे। रकम तस्कर 300 भट्टियों से हर माह 12 लाख की वसूली किया करते थे। यहाँ पे 100 से 150 से चलती है भट्टी। ये कौन सा जगह है? ये ककरघट्टा। तो यहाँ पर और कहीं भट्टी चलती है क्या? हाँ, यहाँ ककरघट्टा टुकड़ा नंबर 2 में इधर चलता है। तो टोटल कितना हो जाएगा भट्टी? 250 से 300। 250 से 300। हाँ। यहाँ पर किसी को पैसा भी देते हो क्या? हाँ, थानेदार रजनी सिंह आते हैं, वो पैसा लेकर जाते हैं। तो कितना देते हो पैसा? 4000 से 5 महीना के 4000 देते हैं। 4-5 हजार देते हो? अच्छा। और रजनी सिंह कौन है? थाने का इंचार्ज है। अच्छा। तो और कुछ तुमसे अगर जबरदस्ती में करते क्या? वो पैसा नहीं देते तो जैसे थानेदार मंतोष साहब बात कराते हैं। तो मंतोष सिंह कौन है यहाँ पे? थाने के इंचार्ज है। अच्छा, थाने का मालिक है। ककरघट्टा घाट के समीप अवैध शराब बनने की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स लेके दबिश दी गई। मौके पर 50,000 लीटर से ज्यादा लहन जिससे कच्ची शराब बनती है उसको नष्ट किया गया। 12 भट्टियों को मौके पर पूरी तरह से तोड़ा गया। जिससे कच्ची शराब बनती है उनके उपकरणों को जब्त किया गया। थाना मनियर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य और तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में शराब के नशे में धुत युवकों की कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार में 2 युवक समेत महिला के साथ में 4 बच्चे भी सवार थे। युवकों पर कार में अय्याशी करने का आरोप लगा है। दोनों युवकों को कार समेत जाजमऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही महिला और उसके 4 बच्चों को इलाज के लिए काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जाजमऊ थाना क्षेत्र की घटना है। ललितपुर में 2 दिन पहले बांध में मछली पकड़ने गया लड़का तेज बहाव में बह गया। आज लड़के का शव बरामद कर लिया गया है। मामला गोविंद सागर बांध का है और मछली पकड़ने के दौरान लड़का पानी में बह गया था। उसकी बाइक और कपड़े बांध के पास ही मिले हैं। पुलिस ने शव 2 दिन बाद करबला के पास से बरामद किया। बदायूं में मथुरा हाईवे पर हुए हादसे में 2 और लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कुल 4 कांवड़ियों ने जान गंवाई। हाईवे पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई थी और बीती रात 2 ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद में इलाज के दौरान 2 और कांवड़ियों की मौत हो गई। सावन महीने में हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। कासगंज में कांवड़िए 211 फीट लंबी कांवड़ को लेकर निकले, जिसमें करीब 100 कांवड़िए एक साथ लगे हुए थे। सावन का आज दूसरा सोमवार है। इसको लेकर पूरे देश में धम भोले की गूंज रही है। इस समय कासगंज में मौजूद हूँ। यहाँ 30 डिग्री सोरो के लहरा घाट से 211 फुट की कांवड़ निकल रही है। वाराणसी में एक बार फिर से गंगा का जलस्तर उफान पर आ गया है, जिसके कारण कई घाटों के संपर्क भी टूट गए हैं। वहीं आज शाम दशाश्वमेध घाट पर होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थल भी बदलना पड़ा। इसके साथ ही घाट के सीढ़ियों पर मंदिरों को डुबोते हुए घाट पर मौजूद मंदिर में
पानी भर गया था, जिसके कारण व्यवस्था खासा प्रभावित हो गई। कानपुर में हुए सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत मामले में एक्शन हुआ है। स्कूल की प्रबंधक कृष्णा पटेल और प्रिंसिपल दीपा निगम को लापरवाही का दोषी माना गया। मामले में पुलिस ने पूरी चार्जशीट दाखिल करने को कहा था और पुलिस पहले वैन चालक, ट्रक चालक और साथ ही लोडर चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आपको बता दें कि स्कूल के बच्चों को घर छोड़ने जा रही वैन खड़े ट्रक से टकरा गई थी, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।